आज हम आपको इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के टॉपिक क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। तो अपनी क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला स्टेप क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट होता है। अब गुड यील्ड के लिए, मतलब अच्छी पैदावार के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम जो भी क्रॉप सेलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छी वैरायटी की हो। तो वैरायटी या स्ट्रेन जो हैं क्रॉप की, वो हम बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से अच्छी वैरायटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक अच्छी वैरायटी कौन सी मानी जाती है? जिसके अंदर बहुत सारे यूज़फुल कैरेक्टर्स, जैसे कि उनमें उस क्रॉप में डिजीज़ रेजिस्टेंस होना चाहिए, या वो फर्टिलाइज़र्स के लिए अच्छा रेस्पॉन्स देने वाली होनी चाहिए, या जो भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और साथ साथ हाई यील्ड तो एक मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब ये अच्छे करेक्टर्स हैं, ये डिज़ायरेबल करेक्टर्स हैं। तो इन डिज़ायरेबल करेक्टर्स को अपनी क्रॉप के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाना, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप्स के अंदर ये वाले करेक्टर्स हों, प्रेजेंट हों। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स को अपना सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होती है? इसमें हम 2 डिफरेंट वेराइटीज़ या 2 डिफरेंट स्पीशीज़ या 2 डिफरेंट जीनस को की क्रॉप्स लेकर उनकी क्रॉसिंग आपस में करवाई जा सकती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं कि सपोज़ करो कि ये मेल प्लांट है जिसके अंदर क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंस की वैरायटी है, डिजीज़ रेजिस्टेंस। और ये फीमेल प्लांट है जिसके अंदर क्या है, हायर यील्ड है। अब जब इनकी क्रॉसिंग से न्यू प्लांट बनेगा तो उसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब डिजीज़ रेजिस्टेंस और हायर यील्ड, ये दोनों होंगे। और इस तरह का बना हुआ जो क्रॉप प्लांट है वो क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कहलाएगा। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को अपनी क्रॉप प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। और एक और दूसरा तरीका होता है कि हमें पता है कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? जीन करते हैं। कोई भी प्लांट है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम जीन करते हैं। तो अगर हम क्या पता लगा लें, पहले से ही पता लगा लें कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, डिज़ायरेबल जो कैरेक्टर है, इसको कंट्रोल करने वाला जीन कौन सा है, और फिर उसी जीन को हम साइंटिफिक तरीके से अपनी जो भी क्रॉप है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें, तो फिर क्या हो सकता है कि वो डिज़ायरेबल जो कैरेक्टर है वो उसके अंदर आ जाएगा। ये जो प्रोसेस है, जैसे पहला वाला प्रोसेस तो कहलाता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने क्या किया कि 2 डिफरेंट क्रॉप प्लांट ले लिए, एक मेल ले लिया, एक फीमेल ले लिया, और उनके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स पहले से ही सेलेक्ट कर चुके हैं, उनकी क्रॉसिंग करवाई। तो ये पहला वाला मेथड कहलाता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये जो दूसरा मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि सपोज़ करो कि हमें पता है कि डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए को कंट्रोल करने वाला क्या है, एक पर्टिकुलर ये वाला जीन 1 है। तो इस जीन 1 को हम अपनी क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से जो भी क्रॉप बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या ऑर्गेनिज्म। इसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो अब हमें क्या है कि भाई किस तरीके से हम नई वैरायटी को डेवलप करेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि मान लो हमने कोई इस तरह की वैरायटी डेवलप की है जिसके अंदर हायर यील्ड की कैरेक्टरिस्टिक है, तो उस हायर यील्ड वाली जो क्रॉप है उसको हम डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर अलग अलग एरिया में सो करवा कर देखेंगे।
ठीक है, उसको अलग अलग एरियाज़ में जिनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होंगी वहाँ पर उनको बोने के लिए फार्मर्स को दिया जाएगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी क्रॉप यील्ड अच्छी हो तो इसके लिए जो भी वो फार्मर है उसको क्या करना होगा, अच्छी क्वालिटी के सीड, अच्छी जो पर्टिकुलर वैरायटी हम चाह रहे हैं उससे उसकी सीड्स जो है अच्छी क्वालिटी के वो उसको प्रोवाइड करवाने होंगे। और ये सीड्स इस तरीके से होने चाहिए कि वे ये क्या कर सकें, ये जर्मिनेट कर सकें अलग अलग कंडीशंस के अंदर, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर, तभी वो क्या माना जाएगा, एक सक्सेसफुल क्रॉप मानी जाएगी। अब जो भी जितनी भी हमारी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं या जो हमारी क्रॉप यील्ड है ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि वहाँ का जहाँ पर भी हमने ये क्रॉप बो रही हैं वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है, वहाँ की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, या वहाँ पर पानी की या वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। अब एक बात और है कि जो वेदर कंडीशंस हैं जैसे कि ड्रॉट या फ्लड वगैरह वो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। थोड़ा बहुत हम वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं कि किस साल बारिश कितनी होगी, ज़्यादा होगी तो फ्लड की सिचुएशन हो सकती है, या फिर अगर बहुत कम रेन हो जाए तो फिर उससे ड्रॉट वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये सब अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस हैं। तो जो हमारी क्रॉप वैरायटी है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर जो उसकी यील्ड है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। और हम आज इस तरह की वैरायटीज़ को डेवलप कर रही हैं जो हाई सॉइल सैलिनिटी, मतलब सॉइल की पीएच भी अगर काफ़ी चेंज हो जाए तो उसमें भी वो अच्छे रिजल्ट्स दे सकें। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनके लिए हम क्या करना चाहते हैं, मतलब हम ये वाले करेक्टर्स चाहते हैं अपनी क्रॉप के अंदर। तो वो करेक्टर्स क्या हैं, जैसे आप देखेंगे कि पहला करेक्टर है हायर यील्ड। तो हायर यील्ड का मतलब क्या है, हायर यील्ड का मतलब होता है कि पर एकड़ जो हमारी क्रॉप है जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी हो रही है अब पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाए, पर एकड़ जो यील्ड है वो पहले से ज़्यादा हो जाए। तो अगर ऐसा हो तो हम क्या बोलेंगे उसको कि हायर यील्ड हो गई है। दूसरी चीज़ आती है फिर इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब इम्प्रूव्ड क्वालिटी क्या होती है, ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी की बात अगर हम करते हैं तो ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करेगी। जैसे अगर हम वीट की बात कर रहे हैं या कोई भी ग्रेन जो है हमारा उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी बेकिंग क्वालिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मतलब कि अब हमें इससे क्या मिलता है वीट से, कि हमें वीट से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, या हमें राइस से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट मिलता है। तो हम ये अच्छी क्वालिटी ये मानी जाती है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ये मानी जाती है कि ग्रेन का साइज़ तो उतना ही रहे लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उससे उतने ही दाने से, उतने ही ग्रेन से जितना हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है वो पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा मिले। तो और अगर हम प्रोटीन क्वालिटी की बात करें तो वो पल्सेस में हम चेक करेंगे कि पल्सेस में जो ग्रेन से हमें पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोटीन हमें प्रोवाइड हो जाए। या अगर हम ऑयल सीड्स की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर हम ऑयल की क्वालिटी और क्वांटिटी इन सभी को देखते हैं कि भाई उतने ही दाने से अब हमें ज़्यादा ऑयल मिलना चाहिए। अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए अच्छे करेक्टर की बात करते हैं कि उनकी इम्प्रूव्ड वैरायटी कैसी होगी, तो उनकी इम्प्रूव्ड वैरायटी ये मानी जाती है कि वो बहुत जल्दी से क्या ना हो जाए, रोटन ना हो जाए, मतलब बहुत जल्दी से उनकी फ्रेशनेस ख़त्म ना हो जाए, उनका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए और वो ख़राब ना होने शुरू हो जाए। क्योंकि ये होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, तो उसके लिए उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कैसी होनी चाहिए कि काफ़ी लंबे टाइम तक वो कैसा रहे, फ्रेशनेस रहे, उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रहे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, इसी में फैक्टर आता है
बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। अब हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो सकता है, उसकी यील्ड कम हो सकती है। इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे बायोटिक फैक्टर्स हैं कि हमारी जो क्रॉप है उसमें कोई डिजीज़ हो जाए या कोई इंसेक्ट हैं वो उसको ख़राब कर दे। जैसे कि आप लोगों ने इन दिनों में सुना होगा कि टिड्डी दल आ रहे हैं। तो टिड्डी दल क्या करते हैं, ये इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं और ये सारी जो क्रॉप्स हैं उनको ख़राब कर देते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं बायोटिक फैक्टर्स में, नीमेटोड्स। नीमेटोड्स क्या होते हैं, वॉर्म्स, कीड़े होते हैं ये, जो हमारी क्रॉप की यील्ड को कम कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा अबायोटिक फैक्टर्स में क्या चीज़ आती हैं, पहली चीज़ आती है ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है, सूखा, कि अगर क्या हो जाए कि जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हो पाई तो क्या हो जाएगा, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उस क्रॉप के लिए कम हो जाएगी। तो फिर ये रीज़न हो सकता है कि क्रॉप की यील्ड कम हो जाए। सैलिनिटी का मतलब है कि सॉइल के पीएच वगैरह अगर हम चेक करें तो अगर वो चेंज हो जाए तब भी जो क्रॉप है उसकी यील्ड पर फ़र्क पड़ सकता है। नेक्स्ट करेक्टर आता है फिर वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब है पानी इकट्ठा होना। सॉइल के अंदर पानी अगर कलेक्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सही से ब्रीद नहीं कर पाती, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो इसकी वजह से भी हमारी क्रॉप ख़राब हो सकती है, या ज़्यादा गर्मी की वजह से, ठंड की वजह से, या कई बार सर्दियों के दिनों में जैसे पाला पड़ जाता है फसल के ऊपर, क्रॉप के ऊपर, तो वो भी हमारी फसल को, क्रॉप को क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो ये कुछ स्ट्रेसेस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी क्रॉप यील्ड को कम कर सकते हैं। तो हमें इस तरह की वैरायटी को डेवलप करने की ज़रूरत है जिससे कि इन सभी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारी क्रॉप पर ना पड़े और उसकी यील्ड जो है वो हमेशा अच्छी बनी रहे। नेक्स्ट आता है फिर चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अब चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन का क्या मतलब है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक फार्मर है, वो 1 ईयर में अपने जो फील्ड है, अपना जो खेत है, उसके अंदर सपोज करो कि 6 मंथ की 2 क्रॉप्स को ग्रो करता है, तो 1 ईयर में उसको 2 क्रॉप्स से जो है इनकम मिलेगी। लेकिन अगर क्या करे वो जो फार्मर है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स को ग्रो करे अपने उसमें, या किसी भी तरीके से उन जो क्रॉप हैं उनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम कर दे। सपोज़ करो 6 मंथ के बजाय अब 4 मंथ का मैच्योरिटी ड्यूरेशन हो गया है, तो क्या हो जाएगा फिर 1 ईयर में उसको 3 राउंड्स मिल जाएंगे क्रॉप के, और उसको 3 बार क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो इससे भी क्या होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स से एक ये फ़ायदा होता है कि जो उन पर एक्सपेंसेस होते हैं, जितना शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप होगा उस क्रॉप को ग्रो करने में जो कॉस्ट हम लगा रहे हैं वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और एक साथ अगर क्रॉप हमारी मैच्योर हो रही है तो हम एक ही साथ क्या कर सकते हैं, लेबर लगवा कर उसमें से ग्रेन वगैरह निकाल सकते हैं। तो हमारे जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस में जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन पर भी हमारा क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएंगे। या फिर जो भी हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो लॉसेस हो रहे हैं या वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एक ही साथ मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें वाइडर एडेप्टेबिलिटी। अब वाइडर एडेप्टेबिलिटी क्या है कि हम इस तरह की क्रॉप को डेवलप करने की कोशिश करें जो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर ग्रो कर सकें। मतलब एक ही तरह की जो क्रॉप है वो सपोज़ करो यूपी वाले एरिया में भी ग्रो कर सके, या राजस्थान में, या एमपी वाले एरिया में, सब में मतलब एक ही वैरायटी को ग्रो कर सकें हम। इस तरह की वैरायटीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। अब लास्ट इसमें जो करेक्टरिस्टिक आती है जो हम अपनी क्रॉप्स में चाहते हैं वो है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर्स। अब डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर्स क्या होते हैं, ये भी क्रॉप टू क्रॉप वेरी करेंगे। सपोज़ करो कि हम फॉडर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, कोई भी फार्मर फॉडर क्रॉप को ग्रो कर रहा है। फॉडर क्रॉप क्या होती है, जो हम अपने एनिमल्स को फीड करने के लिए जो क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे बरसीम वगैरह होती है। तो
इस तरह की क्रॉप में अच्छा करेक्टर क्या माना जाएगा कि प्रोफ्यूज एंड टॉल, मतलब ये हाइट में अच्छा होना चाहिए प्लांट, और उसकी जो ब्रांचिंग है वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि उस पर लीव्स वगैरह ज़्यादा लगें और जो भी हमारा जो एनिमल है उसको फीड करने के लिए अब ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सीरियल की, सीरियल क्या होता है, ग्रेन, जो भी हम अनाज पैदा कर रहे हैं, गेहूं है, चावल है, तो ये उसकी हाइट जो है उस प्लांट की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह के क्रॉप प्लांट की हाइट ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि अगर सपोज़ करो कि बारिश आ रही है या तेज़ हवा चल रही है, तो उसमें वो अपने ही जो उसका वेट होगा उसकी वजह से, हाइट होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो फसल बहुत जल्दी से नुकसान में आ सकती है, वो फसल गिर सकती है। और उसकी अपनी जो अगर बहुत ज़्यादा हाइट होगी तो वो खुद ही क्या कर लेगी, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट प्लांट की बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और उसके पास स्टोर करने के लिए बहुत कम चीज़ें बचेंगी। तो ये सभी जो हमने अभी आपसे डिस्कस किए कि हायर यील्ड या इम्प्रूव्ड क्वालिटी या बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसेस या चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन है, या फिर वाइडर एडेप्टेबिलिटी है, या डिज़ायरेबल एग्रोनोमिक करेक्टर्स हैं, ये सभी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो इससे क्या होगा, हमारी क्रॉप की जो वैरायटी है वो क्या करेगी, हमें हाई यील्ड देगी। तो ये आपका क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया है।